आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास जा में। आज के सेशन में हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिपीटेडली पूछे जाने वाले इडियम्स हैं उन 15 इडियम्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसके हम क्वेश्चन फॉर्म की बात करेंगे कि किस तरह से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वैसे यहाँ मेंशन भी है इंग्लिश विद विकास जा, यू कैन सर्च इट ऑन एंड यू विल हैव द पीडीएफ। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का क्या है, पहला हमारा सेंटेंस है, कहता है सॉल्विंग दिस पजल इज ए चाइल्ड्स प्ले फॉर हिम। कहता है इस पजल को सॉल्व करना उसके लिए क्या था, एक बच्चों का खेल था। आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में आपको देखेंगे कि डिफरेंट कलर से बीच में एक फ्रेज है, इडियम है, इसको लिखा गया है। अब इसी का आपको क्या करना है, सिनोनिम ढूंढना है थ्रू ऑल दीज ऑल्टरनेटिव्स। क्लियर है, जो कि आपके ऑप्शंस ए बी सी डी के द्वारा इंगित किए गए हैं। क्लियर है, तो जब हम बात करते हैं ए चाइल्ड्स प्ले की, तो ये तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों का खेल। तो बच्चों का खेल क्या होता है, समथिंग दैट इज वेरी इजी। अर्थात आपका ऑप्शन जो है यहाँ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट सिनोनिम फॉर दिस इडियम। क्लियर है, अर्थात क्या हो जाएगा, वेरी इजी टास्क। आई होप कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अब आपको बताना है ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, इसका मतलब आप ऐसे समझेंगे, चिप होता है ना मोबाइल फोन में मेमोरी कार्ड वगैरह आप लगाते होंगे, तो आप देखिए चिप क्या होता है, छोटा रूप होता है। और किस चीज की बात की जा रही है, ओल्ड से, तो इसको आप ऐसे कनेक्ट करेंगे कि कोई पेरेंट है, ठीक है ना, और उसके जो छोटे बच्चे हैं तो उनसे तो छोटे ही होंगे ना, उनकी बात की जा रही है जो कि सिमिलर दिख रहे हैं, उनको रिजेंबल कर रहे हैं, उनके जैसा है। ठीक है ना, इस सेंस में हम इस इडियम का प्रयोग करते हैं। अर्थात क्या होगा, कंप्लीटली डिफरेंट नहीं। हर तरह से आप देखेंगे कि बाल बच्चे जो होते हैं ना, अपने माता पिता को कहीं ना कहीं रिजेंबल करते हैं, उनके जैसा सिमिलैरिटी को एक्सप्रेस करते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सिमिलर टू पेरेंट। इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, इडियम ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है इट वॉज ए क्लोज सेव्ड बट ही एस्केप्ड। अब देखेंगे यहां पे आपसे पूछा गया है कि एक क्लोज सेव का मतलब क्या होता है। देखिए क्लोज से तो मतलब क्या है कि बड़ी नजदीकी रही होगी, ठीक है ना, और यहां पे सेव का मतलब अगर हम वर्ड पे जाएं तो इस सेव का मतलब होता है दाढ़ी बनाना, सेविंग करते हैं ना आप, तो उसके लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन हम सबको पता है कि जब एक इडियम का प्रयोग होता है, प्रोवर्ब का प्रयोग होता है, तो वर्ड्स जो है ना अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। क्लियर है ना। अब यहां पे क्या होगा, इसके लिए हम प्रयुक्त करते हैं ए नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। कोई भी चीज जो बहुत खतरनाक थी, आप उससे किसी तरह बाल बाल बचते हुए निकल रहे हैं, इस सेंस में हम क्या करते हैं, ए क्लोज सेव। आपको एक मूवी याद होगी अक्षय कुमार की, जोकर, जिसमें कि असरानी जी ने एक क्या किया है, एक स्टेटमेंट दिया, क्या, बाल बाल बचे, क्या बोलते हैं, हेयर हेयर रिमेन। तो इन सब चीजों को आप थोड़ा सा ना कनेक्ट करते रहेंगे ना, जिससे कि क्या होगा, आपके वोकैब को याद करने में मजेदार भी लगेगा और आसानी भी मिलेगी। ठीक है ना, अर्थात क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नैरो एस्केप। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है फिजिक्स इज ए क्लोज्ड बुक टू मी। कहता है फिजिक्स जो है ना मेरे लिए क्या है, क्लोज्ड बुक है। अगर कोई भी बुक आपके पास है, अगर वो बंद है, उसको कोई खोला नहीं है, तो क्या उसको उसके बारे में कुछ भी जानकारी मिलेगी, नहीं मिलेगी। इट मीन्स कि वह मिस्टीरियस है, इट मीन्स कि उस चीज के बारे में किसी को पता नहीं है। इस संदर्भ में हम क्या करते हैं, एक क्लोज्ड बुक इडियम का प्रयोग करते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट एट ऑल। आपने अभी तक पढ़ा नहीं, क्लोज्ड है तो इंटरेस्टिंग है, अनइंटरेस्टिंग है, कैसे पता चलेगा। कंप्लीटली अननोन, ऑब्वियसली कंप्लीटली अननोन। ठीक है ना, क्योंकि आपने अभी तक उसका अध्ययन ही नहीं किया है। अर्थात एक बार फिर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की ओर कहता है ही इज ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। आपसे पूछ रहा है यहां पे एक क्लोज फिस्टेड पर्सन का क्या मतलब होता है। देखिए फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, और मुट्ठी किसी का बंद हो। इट मींस कोई जो है व्यक्ति जो अपनी मुट्ठी को नहीं खोल रहा है। यहां पे मुट्ठी बंद होने का तात्पर्य क्या है कि वह माइजरली है, वह माइजर है। माइजर मतलब क्या होता है, कंजूस। वो एक नाउन होता है, और माइजरली क्या होता है,
ये एक एडजेक्टिव होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होंगे जिनके पार्ट ऑफ स्पीच में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इन चीजों को साथ साथ करते चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ताकि अगर स्पेशल क्लास की आवश्यकता पड़े तो वहां थोड़ा आप कंफर्टेबल महसूस करें। क्लियर है? अर्थात देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, माइजरली। जेनरस का मतलब होता है जिसका दिल जो है ना सबों के लिए खुला हुआ रहे। यहाँ पे तो मुट्ठी बंद कर रहे हैं, तो आप क्या मदद करेंगे किसी की, अर्थात ये तो ऑप्शन कतई नहीं होगा। ऑनेस्ट, ईमानदार, ईमानदारी है तो सबके लिए आप उपलब्ध होंगे ना। लेकिन माइजरली जो बिहेवियर है किसी का, उससे क्या होता है कि वो हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होता है, और ऐसे व्यक्ति प्रायः देखेंगे कि हेल्पफुल भी नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी इज ए कट अबव अदर्स, कहता है कि वह जो है ना दूसरों से ऊपर है। अब यहां पे देखेंगे कि कट अबव का मतलब क्या होता है। कट अबव का मतलब होता है बेटर देन अदर्स। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए आप एग्जाम देते हैं और एग्जाम के बाद एक परिणाम आता है, उसमें निकलता है कट ऑफ, ठीक है ना, कि एक लेवल तय किया जाता है कि इतने अंक के छात्र या इससे ऊपर वाले जो है ना दे हैव गॉन थ्रू, ठीक है ना, ये बताया जाता है। तो कट ऑफ को आप कट अबव के सेंस में यूज कर सकते हैं ताकि आप इसके बीच के सिमिलैरिटी को समझ सकें। अर्थात इंफीरियर नॉट एट ऑल, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट समवन इज बेटर देन अदर्स। क्लियर है? इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और देखेंगे कि अबव का मतलब भी होता है ऊपर, तो इस सेंस में भी आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति ऊपर है मतलब उससे बेहतर है। इक्वालिटी की तो बात नहीं होगी, एवरेज की बात नहीं होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द अनाउंसमेंट टर्न्ड आउट टू बी ए डैम स्क्वीब। कहता है कि अनाउंसमेंट जो है ना, जो किसी भी चीज की घोषणा की गई ना, वो टर्न आउट हुआ, मतलब रिजल्ट उसका निकला क्या, ए डैम स्क्वीब के रूप में। अब जब तक इन चीजों को आप पढ़ोगे नहीं, इनके बारे में आप अध्ययन नहीं करोगे, अगर इनका वाक्य में यूज को नहीं समझोगे, तो आई एम श्योर कि यू आर गोइंग टू स्टक देयर। तो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिंग देनी पड़ेगी और इस आदत को डेवलप करना पड़ेगा। वट एवर एग्जामिनेशन यू आर अपियरिंग फॉर, जो भी अपियर कर रहे हैं, जिस प्रकार के भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू बी अ गुड रीडर, यू नीड टू बी अ वोरेसियस रीडर। दैट विल हेल्प यू अ लॉट एंड आई एक्नॉलेज इट। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं ए डैम स्क्वीब का मतलब क्या होता है। इसको हिंदी में बोले तो बोले हम क्या बोल सकते हैं, ऊंचे मकान फीके पकवान। मतलब अनाउंसमेंट तो बड़ी लंबी चौड़ी की गई थी, लेकिन उस चीज को धरातल पर नहीं उतारा गया। इस सेंस में हम क्या करते हैं, ए डैम स्क्विब का प्रयोग करते हैं। अर्थात क्या है, ग्रेट सक्सेस नेवर इट नेवर टेल्स इट। क्लियर है? टोटल फेलियर, जी हाँ, ये होगा हमारा टोटल फेलियर। इसलिए हो जाएगा, आप किसी मिठाई के दुकान पे जाते हैं जिसकी आपने बहुत चर्चा सुन रखी है, और जाने के बाद आप जब उसको टेस्ट करते हैं तो पता चलता है अरे जैसी तो बातें की जा रही तो ऐसा तो कुछ भी नहीं यहाँ पे, मतलब योर एक्सपीरियंस इज अ टोटल फेलियर। क्लियर है? इस सेंस में हम ए डैम स्क्विब का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इमर्ज्ड एज ए डार्क हॉर्स। कहता है कि वह इमर्ज्ड हुआ। इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्रकट होने से क्या तात्पर्य, कोई भी चीज जो नहीं था अचानक से आपके सामने आ गया। तो इस सेंस में हम क्या करते हैं, इमर्ज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब कैसे ही उभरा, तो कहता है कि भैया डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स के लिए आप एक और फ्रेज यूज कर सकते हो, अंडरडॉग। अंडरडॉग इसका प्रयोग किस अर्थ में करते हैं, कोई भी चीज जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी, सडनली वो आपके सामने एक ऐसे रूप में आता है जो आपको आश्चर्यचकित कर देता है, आपको परप्लेक्स्ड कर देता है, आपको अमेज्ड कर देता है। क्लियर है? इस सेंस में हम ए डार्क हॉर्स का प्रयोग करते हैं। और डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, छुपा रुस्तम। और छुपा रुस्तम जैसे ही मैंने बोला तो अब आप इसमें से ढूंढिए क्या होगा। कोई छुपा रुस्तम है मतलब छुपा हुआ है, मतलब उसकी जानकारी नहीं है किसी को, तो वो वेल नोन कैसे होगा। अब कहता है अनएक्सपेक्टेड विनर। हाँ, ये हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर रहे थे, वैसी घटना हो जा रही है, तो मींस यू हैव बिकम स्टार्टल्ड। क्लियर है? अर्थात वीक कैंडिडेट भी नहीं होगा, लूजर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है चीप प्रोडक्ट्स आर ए डाइम अ डजन। बहुत ही प्यारा है ये, आप क्लास 10th में सीबीएसई के एक पोएम है द बॉल पोएम, उसमें भी डाइम शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखेंगे कि डाइम होता क्या है।
अब देखिए, हम सबको पता है कि अमेरिका में क्या होता है यूज, डॉलर यूज होता है, और डॉलर भी देखेंगे बहुत सारे देशों में प्रयुक्त होता है। अब अमेरिकन डॉलर जो होता है ना, उसका जो 10 सेंट्स होता है, मतलब $1 का 10th पार्ट, ठीक है ना, 10 सेंट्स जो होता है उसको हम बोलते हैं डाइम। क्लियर है? अब इस चीज को ऐसे समझेंगे, अगर कोई चीज एक डाइम में आपको दर्जन मिल रहा है तो क्या वह महंगा होगा? नहीं ना होगा। क्या वो रेयर होगा? नहीं ना होगा। कैसे नहीं होगा? तो रेयर है कोई चीज, इट मींस कि वो कॉस्टली होगा, एक्सपेंसिव होगा, ठीक है ना, वैल्यूएबल होगा, ठीक है ना। जिस कारण से आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, अर्थात बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ए डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है? वेरी कॉमन, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं कौड़ी के भाव। मतलब कौड़ी के भाव मतलब क्या? उसकी कोई कीमत नहीं है, बहुत कॉमन है, वो आसानी से मिलने वाला है। इस सेंस में हम ए डाइम अ डजन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है हिज हेल्प वाज अ ड्रॉप इन द बकेट। अब देखिए, किसी ने आपको हेल्प की और आप बता रहे हो बकेट, बकेट मतलब बाल्टी, और बाल्टी में एक ड्रॉप डालोगे तो क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं ना। क्या उसकी कोई अहमियत रहेगी? नहीं ना। मतलब यहां पे बताया जा रहा है कि उसकी जो हेल्प जो थी ना, वो काफी कम था, मतलब दैट वाज नॉट इनफ। क्या क्या वो इनफ होगा? इसके लिए आप हिंदी में यूज करते हैं ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, ठीक है ना। मतलब एक ऐसी मात्रा जिसके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए ड्रॉप इन द ओशन का भी प्रयोग हम इसी सेंस में करते हैं। क्लियर है? अर्थात क्या होगा? वेरी हेल्पफुल, नेवर, वेरी लिटिल हेल्प, यस। लिटिल जो है ना एक वर्ड हमारा, ये देखेंगे हमारा एक एडजेक्टिव होता है जिसका प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और ये हमेशा निगेटिव मीनिंग देता है। ये ऐसी मात्रा का बोध कराता है जो मात्रा न के बराबर है, नेग्लिजिबल है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम ग्रामर के वोकैब की भी चीजों को जानते चलेंगे। टोन ऑफ द वर्ड भी समझना है, जो कि आपको काफी मदद करेगा आपके प्रिपरेशन में। इनफ हेल्प, नेवर, मेजर सपोर्ट, नॉट एट ऑल। सो एक बार फिर देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है हिज डोनेशन इज ए ड्रॉप इन द ओशन। अभी हमने पीछे चर्चा भी किया था, ए ड्रॉप इन द बकेट, ए ड्रॉप इन द ओशन। इसका भी मीनिंग क्या है? सिमिलर है, अर्थात हम बात करेंगे ह्यूज अमाउंट की नहीं। आप समुद्र में क्या कर रहे हो? एक बूंद पानी डाल रहे हो या कोई भी चीज डाल रहे हो, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। अर्थात हियर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज इनसिग्निफिकेंट, मींस द अमाउंट वी आर टॉकिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज नेग्लिजिबल। क्लियर है? जिस कारण से हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करेंगे, और फिर देखेंगे कि सी और डी आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है लेट अस डू ए ड्राई रन ऑफ द इवेंट। ये बहुत ही प्यारा है, और मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। अगर आपका प्यार यूं ही बना रहा तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, और इसमें सारे आपके उन चीजों को कवर किया जाएगा जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम्स की कर रहे हो, एनडीए की कर रहे हो, जहां भी इंग्लिश पूछा जाता है, ये सभी जगह पे आपको हेल्प करने वाला है। क्लियर है? अब कहता है लेट अस डू अ ड्राई रन। अब देखेंगे कि ड्राई रन का मतलब क्या है? किसी इवेंट से पहले आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हो। तो कोई चीज जो किसी इवेंट से पहले कर रहे हो, इट मींस यू आर ट्राइंग टू रिहर्सल कर रहे हो आप, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करेंगे। और देखिए, फाइनल इवेंट नहीं होगा, यहां फाइनल इवेंट से पहले की बात कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग बिफोर द मेन इवेंट। क्लियर है? और वैसे भी समझेंगे ड्राई का मतलब सूखा है, मतलब जिसके चलाने से, जिसके करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ड्राइनेस की बात की जा रही है, जिस कारण से ये फाइनल नहीं होगा। कैंसिलेशन की बात आपके मन में आ सकती है ड्राई शब्द से, थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता है। कई एक दफा ऐसा होता है कि अगर एक्चुअल नहीं आता है ना, तो आपके सामने कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड दे दिए जाते हैं वोकैब के, जो उसके सिमिलर होते हैं। क्लियर है? अर्थात देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, फेलियर की बात भी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। वह महसूस किया, उसने अनुभव किया। कैसा अनुभव किया? तो जैसे अगर किसी मछली को आप क्या कर देते हो? पानी से बाहर निकाल देते हो, तो क्या ये सिचुएशन जो है कंफर्टेबल होने वाला है? नॉट एट ऑल। अगर हम किसी मछली को जल से बाहर निकाल दे तो वो तड़पने लगेगी, अर्थात उसके लिए वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगा। एक बार फिर देखेंगे, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कंफर्टेबल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। अगर मैं कश्मीर चला जाऊं, मैं ऐसे प्रांत से बिलोंग करता हूं, हम आप, जहां पे
गर्मी पड़ती है और अचानक से सर्दियों में हमें फ्रांस भेज दिया जाए, कश्मीर भेज दिया जाए, तो हमारे लिए तो तत्काल कुछ क्षण के लिए तो क्या होगा, असहनीय पीड़ा होगी। ठीक है ना, जब तक कि हम भरपूर कपड़ा ना ले लें। लेकिन वहीं पे देखेंगे कि किसी कश्मीरी को अगर राजस्थान में गर्मी के दिनों में अगर हम खुले धूप में भेज दें तो उनके लिए अनबियरेबल होगा। तो लाइक दिस, इस तरह के सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं, ए फिश आउट ऑफ वाटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है He lives in a fool's paradise। कहता है कि वह रहता है, कहां रहता है, तो फूल्स पैराडाइज। अब देखिए जो लोग मूर्ख हैं तो उनका पैराडाइज कैसा होगा, रियलिटी की बात होगी वहां पे, कतई नहीं होगी। अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये मेरे लिए स्वर्ग है और मैं इसका अर्थ ही नहीं जानता हूं, मैं मूर्ख हूं, मतलब वहां पे जितने भी लोग निवास कर रहे हैं क्या है, उनको रियलिटी से कोई अवगत नहीं है। ठीक है ना, इस सेंस में हम क्या करते हैं, ए फूल्स पैराडाइज का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स, are we talking about reality? Never. We are not talking about reality. We are talking about falsehood. We are talking about false happiness, which is not real. क्लियर है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज, कहता है द पुलिस आर सर्चिंग फॉर ए जेंटलमैन एट लार्ज। अब कहता है कि पुलिस जो है ना ढूंढ रही है, किसे, किसकी तलाश कर रही है, तो ए जेंटलमैन एट लार्ज। अब यहां पे मीनिंग को समझिए, पुलिस किसी को क्यों ढूंढेगी, किसी सज्जन को ढूंढेगी क्या, नहीं ढूंढेगी। अर्थात क्या है कि वह क्रिमिनल है या किसी मिसडीड में उसकी भूमिका रही होगी। क्लियर है ना, अर्थात यहां क्या हो जाएगा, क्रिमिनल जो कि फ्रीली घूम रहा है। अब यहां दो तीन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले देखेंगे कि पुलिस हमारा प्लूरल नाउन होता है हमेशा, जिसके कारण से हमने देखा यहां पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग है। सर्च के साथ हम यदि फिक्स प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते तो इसका मतलब हो जाता है कि आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। अब देखेंगे कि एट लार्ज का मतलब क्या होता है, फ्री। एट लार्ज का मतलब होता है क्या, फ्री, एक अर्थ है। दूसरा अर्थ होता है कि अब आप इन जनरल किसी चीज की बात कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, किसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इस सेंस में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और ए जेंटलमैन एट लार्ज जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्रिमिनल जो फ्रीली घूम रहा है, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। क्लियर है, इस सेंस में हम क्या करते हैं, ए जेंटलमैन एट लार्ज, जिसके लिए आप भगोरा शब्द का भी प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपना यूं ही प्यार बरसाते रहिए। हम आपके लिए और भी बेहतरीन सेशंस लाते रहेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन होती चली जाए। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।